हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर 3 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपने चैप्टर 3 के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म नहीं दर्शाती है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म नहीं दर्शाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्युत चालकता, धातु विद्युत की चालक होती है, ये ऑप्शन गलत है। ध्वनिक प्राकृतिक, धातुएं ध्वनिक प्राकृतिक की होती है। जब दो धातु को हम आपस में टकराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। धूर्तहीनता, धूर्तहीनता कहने का मतलब कि इसमें चमक नहीं होता है, धातु में चमक होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तन्यता, यानी इसको हम लंबा करके तार बना सकते हैं, ऑप्शन ई भी गलत है। ऑप्शन सी जो है यह धातु का गुण धर्म नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2 है धातु के पतले तार खींचे जाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। धातु का जो पतला तार खींचा जाता है उसके गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं तन्यता। तन्यता होता है धातु, मान लीजिए ये धातु है, इसको हम लोग ऐसे लंबा कर देंगे तो ये तन्यता होता है। और यही धातु है, इसको हम लोग ऐसे प्लेट की तरह कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धन्यता। तो धातु के पतले तार खींचे जाने में हम लोग तन्यता का उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन सा गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो एल्युमिनियम उच्च ऊष्मीय चालक होता है, उच्च विद्युत, खाना बनाने में विद्युत चालकता का कोई प्रयोग नहीं है। तन्यता का भी कोई प्रयोग नहीं है। उच्च गलनांक, इसका उच्च गलनांक होता है, यानी ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। तो इसमें एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है और जिंक जो है ये ठंडे एवं गर्म जल से अब क्रिया नहीं करती है। तो लोहा ऑप्शन डी में है, यानी लोहा जो है ठंडे और गर्म जल से अब क्रिया नहीं करेगी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अपक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है। आयरन तथा ताप के लंबे समय तक हम अपक्रिया करेंगे तो ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो आयरन, मान लीजिए आयरन है और हम इसको भाप से अपक्रिया कराते हैं, जी का मतलब भाप होता है, यानी पानी का हम लोग गैस रूप ले रहे हैं, तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है Fe3O4। Fe3O4 सॉलिड बनता है और इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है, Fe3O4 बनता है। जब हम लोग लोहा को गैस से यानी भाप से जब क्रिया कराते हैं तो Fe3O4 बनता है सॉलिड और H2 गैस बाहर निकलता है। तो Fe3O4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3O4। प्रश्न संख्या 6 है क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। तो कैल्शियम को जल के साथ हम लोग अभिकृत करते हैं तो यह जल के साथ क्रिया नहीं करता है। तो कैल्शियम यानी सॉलिड होता है और इसको हम लोग जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ये जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जल के साथ क्रिया कर रहा है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जल के साथ प्रचंड क्रिया करता है, ये जो क्रिया हो रहा है यह बहुत धीमा होता है, यानी जल के साथ प्रचंड क्रिया नहीं कर रहा है, ये जल के साथ कम प्रचंड क्रिया करता है। सही बात है, ये धीमे धीमे क्रिया करता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस बना हुआ है ये कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम क्या होता है, पानी में तैरने लगता है, यानी ऑप्शन 4 भी सही है, यानी 3 और 4 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7 है, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लौह तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? प्रश्न संख्या 7 है, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लौह तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? प्रश्न संख्या 7 है, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लौह तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? इसमें से कौन सा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो इसमें हो जाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील होता है। ये बहुत अभिक्रियाशील होता है और जो हाइड्रोजन निकलता है उसको ये क्या पानी में बदल देता है। इसीलिए धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक्वा रेजिया का संयोजन है। एक्वा रेजिया क्या होता है? तो HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये 3 के अनुपात में होता है और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब एक्वा रेजिया बनता है। दोनों क्या होता है? दोनों सांद्र होते हैं। दोनों सांद्र होते हैं। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब ये एक्वा रेजिया बनता है। तो कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो हमको पता करना है कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो KCl क्या होता है? K + Cl मिलके KCl बनता है। ये तो आयनिक यौगिक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। HCl जो होता है इसमें सहसंयोजन बंद होता है, इसमें सहसंयोजन होता है, तो ये आयनिक नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CCl2 ये भी सहसंयोजन बंद बनाता है, इसलिए ये भी आयनिक यौगिक नहीं होगा। NCl इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, दोनों मिलके NaCl बनाता है, यानी यहाँ भी आयनिक यौगिक बन रहा है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, 2 और 3 ऑप्शन होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो हमको पता करना है कि कौन सा गुणधर्म है जो आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी, यानी ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालक नहीं होते, ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालक नहीं होते। बाकी सभी सही है। ये जल में विलेय होते हैं, सही है। उच्च गलनांक एवं कथनांक होता है, इसका उच्च गलनांक एवं कथनांक भी होता है। गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, ये भी गुणधर्म सही है। तो यहाँ हमको पता करना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ये आयनिक यौगिक का गुणधर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो जो धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है वो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और चांदी जो है कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना है 2 नंबर में और चांदी है 4 नंबर में, यानी 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को प्रसंस्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत प्रसंस्करण द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है? तो विद्युत प्रसंस्करण द्वारा किसको किसको हम लोग प्रसंस्कृत करते हैं? तो कॉपर को करते हैं, जिंक को करते हैं, टिन को करते हैं, निकेल को करते हैं, चांदी को करते हैं और सोना को हम लोग विद्युत प्रसंस्करण द्वारा प्रसंस्कृत करते हैं। तो यहाँ हो गया, सोना यहाँ दिया हुआ है, कॉपर यहाँ दिया हुआ है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो
ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होती है? तो जब हम सिल्वर को वायु में रखते हैं तो सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर वायु में सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो सिल्वर सल्फाइड ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन के जंग को बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। इसमें किस चीज़ का लेपन किया जाता है? तो इसमें जिंक का लेपन किया जाता है गैल्वेनीकरण में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? तो आयरन को हम लोग निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो जब हम लोग कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये अपना भूरी चमक खो देता है और हरे रंग की परत चढ़ा देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट कहाँ है? कॉपर कार्बोनेट ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 है, धातुएं समांतर ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो द्रव्य अवस्था में कौन होता है? मरकरी होता है। ऑप्शन डी। और अधातु में कौन सा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर? तो ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, और धातु पूछेगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तो मरकरी। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसमें सोडियम होता है और कैल्शियम होता है, विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। समानता अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? तब एक अधातु है जो चमकीली होती है, वो अधातु है आयोडीन। धातुओं में से कौन सी उसके लोअर के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो विस्थापित कब होगा? तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होती है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है? तो एक सोना होता है, एक चांदी होता है। और चांदी और सोना कम अभिक्रियाशील धातु है, इसको ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु विस्थापित कर सकती है। तो इसमें एजी यानी चांदी दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 है, 3 चिन्हित प्रश्नावली ए, बी और सी में क्रमशः एक में डाला जाता है HCl, दूसरे में डाला जाता है सांद्र HNO3 और तीसरा में HCl और HNO3 डाला जाता है। 3:1 में मिश्रण किया जाता है। प्रत्येक प्रश्नावली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला जाता है। प्रश्नावली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रश्नावली सी में धातु घुल गई। तो पहले में क्या डाला जा रहा है? पहले में सांद्र HCl डाला गया, दूसरे में सांद्र HNO3 डाला गया और तीसरे में
दोनों डाला गया, यानी HCl और HNO3, ये भी 3:1 के अनुपात में डाला गया। यानी HCl और HNO3 अगर 3:1 के अनुपात में हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्वा रेजिया बन जाता है। एक्वा रेजिया बन जाता है। और एक्वा रेजिया क्या करता है, ये अपने अंदर सोना को घुला लेता है। एक्वा रेजिया अपने अंदर सोना को घुला लेता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्नावली सी में धातु घुल गई, यानी प्रश्नावली सी में कौन सी धातु डाला गया, यानी सोना इसमें डाला गया होगा तभी इसमें घुल गया। तो सोना कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, एक मिश्रातु है। मिश्रातु क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को हम लोग सामंगी मिश्रण में सामंगी मिश्रित करते हैं, तब उस मिश्रण को हम लोग मिश्रातु कहते हैं। तो सामंगी ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 से एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। विद्युत अपघटनी सेल कैसे बनता है, तो धन ध्रुव होता है और ऋण ध्रुव होता है। सेल में धन ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं, धन ध्रुव को हम लोग एनोड बोलते हैं और ऋण ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। चलिए ऑप्शन देखते हैं। धन आवेशित कैथोड से धन आवेशित एनोड होता है। ऑप्शन एक सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऋण आवेशित एनोड होता है, ऋण आवेशित कैथोड है, ये भी नहीं होगा। धन आवेशित एनोड से धन आवेशित एनोड है, 3 सही है। ऋण आवेशित कैथोड है, ऋण आवेशित कैथोड है, यानी 4 भी सही है। 3 और 4 सही है। 3 और 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, जिंक के विद्युत पृथक्करण के दौरान यह होता है। जिंक को जब हम लोग विद्युत पृथक्करण करते हैं तो क्या होता है, ये कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25, एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुली नहीं रखी जा सकता है। यह जल से के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि जो सोडियम होता है इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करते हैं, यानी जल इस पर डालेंगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है और ये बहुत तेज आवाज़ करता है। सोडियम ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमको गलत कथन पता करना है। यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, सही बात है। मैग्नीशियम चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, सिर्फ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सही हो जाए। गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, भाप से भी अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन बी इसका गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। तो मरकरी आपको मालूम है कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो अमलगम से प्राप्त किया जाता है। अमलगम ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 है, एक्स तथा वाई के मध्य अपक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। यानी एक्स और वाई को हम लोग जब अपक्रिया कराते हैं तो जेड बनता है। अब यहाँ दिया हुआ है एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता। तो हमको जेड के बारे में पता करना है। तो एक्स क्या कर रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन खो रहा है, यानी एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो वाई पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जब हम इसकी अपक्रिया कराएंगे तो जेड बन रहा है,
तो जब जेड बनेगा तो इसका क्या क्या गुण होता है, तो इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है और ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, सही बात है। निम्न गलनांक होता है, निम्न गलनांक नहीं होता है, ऑप्शन बी गलत है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है, ये भी सही है। ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी सही है। तो हमको पता करना है कि जेड कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता, तो यानी ऑप्शन बी जो है निम्न गलनांक, ये जेड नहीं दर्शाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 है, तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो एक्स का कितना दिया हुआ है 2 और 8, तो 2 और 8 यानी 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है, नियोन का। 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नियोन का। नियोन क्या होता है, उत्कृष्ट गैस होता है, नियोन उत्कृष्ट गैस होता है, उत्कृष्ट गैस होता है। वाई देखते हैं, वाई क्या दिया हुआ है 2 8 7, 2 8 7, तो 8 2 10 7 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है, 17 होता है क्लोरीन का, 17 होता है क्लोरीन का। क्लोरीन क्या होता है, अधातु होता है, क्लोरीन अधातु होता है। और जेड देखते हैं तो 2 8 2 यानी 8 2 10 2 12, तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। 12 मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम क्या होता है आपको मालूम होगा, मैग्नीशियम धातु होता है, यानी वाई अधातु होगा और जेड धातु होगा और एन उत्कृष्ट गैस होगा। तो एक्स एक अधातु है, एक्स उत्कृष्ट गैस है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। वाई एक धातु है, वाई अधातु है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, 17 क्लोरीन का होता है, क्लोरीन अधातु है होता है, ऑप्शन बी भी गलत है। जेड एक अधातु है, जेड यहाँ दिखा रहा है मैग्नीशियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है, लेकिन जेड यहाँ दिया हुआ है अधातु, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। वाई अधातु, वाई अधातु है, परमाणु क्रमांक 17 आ रहा है, क्लोरीन अधातु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, धातुएं समांतर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगी, तो ऑप्शन सी यानी एल्युमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, समांतर अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो अधातु तो विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन एक ग्रेफाइट है, आपको मालूम होगा ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है, ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ का एक परत होता है, समांतर उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो हम लोग तार जो है उसके ऊपर हम लोग जो परत चढ़ाते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो सल्फर का बना हुआ नहीं होता है। ग्रेफाइट का भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि ग्रेफाइट का बना हुआ रहेगा तो ये भी विद्युत का चालक और तार भी विद्युत का चालक, तो खतरा होने की संभावना है। पीबीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। पीबीसी विद्युत का कुचालक होता है। तो जो तार रहता है उसके ऊपर हम लोग पीबीसी की परत चढ़ाते हैं, जिससे कि वो संपर्क में आने से
हानि नहीं पहुंचाए। और प्रश्न डी में सभी प्रयोग में लिया जा सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि ब्रोमीन एक अधातु होता है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु पूछेगा तो मरकरी या पारा, दोनों एक ही नाम है। ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पे। तो ब्रोमीन ऑप्शन बी में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।